नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं अपने सभी 518 सब्सक्राइबर्स का स्वागत करूंगा। इसके अलावा जो भी दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं, अगर उन्हें हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमें आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एनपीसीआई और बैंकों द्वारा जो नियम ईपीएस के लिए लागू किए गए हैं उन नियमों के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन अब उन नियमों से हम पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, हमारा जो कितना नुकसान हो रहा है, इस वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये 10 नियम हैं जो एनपीसीआई और बैंकों द्वारा ईपीएस के और एमएटीएम के कैश विड्रॉल के लिए जारी किए गए। तो सबसे पहले सभी प्रधानमंत्री जनधन खाता की मासिक निकासी एक बार कर दिया गया है। बाकी सभी सामान्य खाता की निकासी मासिक में 4 बार होगा। यानी कि अगर किसी ग्राहक का जनधन खाता है तो उससे अगर पैसा निकालना है तो आपको ये पूरे महीने में सिर्फ आप एक ही बार पैसा विड्रॉल कर पाएंगे। पहले आप जनधन खाता धारक हो या कोई भी सामान्य खाता धारक हो, उसका पैसा महीने में 4 बार निकाल सकते थे। वैसे भी जनधन खाता धारकों की जो अधिकतम धनराशि निकासी है वो 10,000 रुपये तक ही होती है, उसके ऊपर नहीं होती है। और ये नियम भी नोटबंदी के बाद लाया गया है। नोटबंदी के पहले आप कितना भी पैसा उसमें से निकाल सकते थे। मेरे हिसाब से उसकी जो लिमिट है वो अधिकतम पहले 50,000 थी, लेकिन नोटबंदी के बाद उस खाते की जो लिमिट है वो 10,000 कर दी गई और उसके ऊपर आप एक भी रुपया विड्रॉल नहीं कर सकते थे। इसके बाद जो दूसरा नियम है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और दोस्तों, ये जितने भी नियम हैं वो सभी नियम प्राइवेट ईपीएस संचालकों के लिए है। जो बैंकों का बीसी चलाते हैं उनके लिए नहीं है। उनके लिए नियम पहले वाली है, लेकिन हाँ, उनके लिए जो ऑफर्स ट्रांजेक्शन है उनके लिए भी ये नियम लागू है। तो जो दूसरा नियम है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर है कि इसकी अधिकतम जो निकासी है वो 9,900 रुपये की होगी। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जब भी हम पैसा विड्रॉल कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें एक समस्या देखने को मिलती है। जब हम 10,000 रुपये का विड्रॉल करने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पर हमें ट्रांजेक्शन लिमिट का एरर देखने को मिलता है। तो उस समय आपको क्या करना है, 9,900 रुपये का ही विड्रॉल करना है। इसके अलावा तीसरा नियम है बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, इन तीनों बैंकों में जो है विड्रॉल जो है आप पूरे महीने में एक ही बार कर पाएंगे। यानी कि अगर आप लोग किसी भी एक कंपनी का ईपीएस पोर्टल इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आप लोग स्पाइस मनी इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके पास कोई ग्राहक आता है कि मुझे 2,000 रुपये विड्रॉल करने हैं, और आपने अगर आज उसका विड्रॉल कर लिया तो अगले आप 30 दिनों तक स्पाइस मनी के पोर्टल में उसका पैसा विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन लिमिट का एरर देखने को मिलेगा या फिर रिस्क देयर सॉल्व ऐसा एरर देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा जो चौथा नियम है, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का आइरिस स्कैनर के माध्यम से ही विड्रॉल हो पाएगा। लेकिन मैं आइरिस के माध्यम से भी स्कैन कर रहा हूं, लेकिन पैसा विड्रॉल नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि ये नियम 1 जून से या फिर 1 जुलाई से लागू हो जाए और पैसा निकलना शुरू हो जाए। इसके बाद अगला नियम है, किसी भी बैंक का निकासी 24 घंटे में एक ही बार होगा। तो अभी आपने देखा होगा कि 1 अप्रैल के बाद में हमें समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि हम किसी भी कस्टमर का अगर पैसा निकाल रहे हैं, मान लीजिए अभी कोई ग्राहक हमारे पास आया कि भाई हमें 10,000 रुपये विड्रॉल करने हैं, और उसके बाद वो हमें कहता है कि हमें और 10,000 विड्रॉल करने हैं। तो उसके बाद आप उनसे कहेंगे अब आधे घंटे बाद आइए। पहले हम आधे घंटे बाद भी उसका 10,000 रुपये विड्रॉल कर पा रहे थे, लेकिन अब इस नए नियम के तहत अब हमें 24 घंटे का पूरा वेटिंग पीरियड का सामना करना पड़ेगा और 24 घंटे बाद ही वो कहीं से भी अपना पैसा विड्रॉल कर पाएगा। हाँ, वो सिर्फ बैंक में जाकर डायरेक्टली स्लिप भर के पैसा विड्रॉल कर सकता है। इसके अलावा आइरिस मशीन, हाँ, जब आइरिस स्कैनर जो है अगर आपके पास है तो आपको उससे बार बार 2FA का जो है वो ट्रांजेक्शन नहीं करना पड़ेगा। हालांकि ये सिर्फ स्पाइस मनी में हो रहा है, बाकी किसी भी पोर्टल पर आपको आइरिस स्कैनर देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपके पोर्टल पर है तो वो किस तरह काम करता है मुझे नहीं पता। मेरे पास फिनो की भी आईडी है, तो फिनो की आईडी में आइरिस का स्कैनर, आइरिस का इस्तेमाल करते समय मुझे फिंगर मशीन का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो अभी तक फिनो पेमेंट बैंक ने इस पर कोई भी आधिकारिक अपडेट नहीं लाया है कि आपको एक ही बार 2FA करना होगा या फिर बायोमेट्रिक का इस्तेमाल आपको नहीं करना होगा। इसके अलावा जो एमएटीएम जो है, जो कि एटीएम कार्ड के माध्यम से जिनके पास माइक्रो एटीएम डिवाइस है, उन रिटेलरों को भी ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि पहले हम चाहते तो एटीएम के माध्यम से 10,000, 20,000, 30,000 वन टाइम में ही विड्रॉल कर रहे थे, लेकिन उसके बाद एनपीसीआई ने उस पर नियम लगा दिया कि 24 घंटे बाद ही अब आप एटीएम के माध्यम से विड्रॉल कर पाएंगे अगर आपके पास माइक्रो एटीएम है तो। बाकी अगर ग्राहक चाहे तो वो बैंकों के एटीएम से पैसा विड्रॉल कर सकता है। इसके बाद अगला जो नियम है वो 30 जून तक ही L0 डिवाइस काम करेगा और उसके बाद 1 जुलाई से आपको L1 डिवाइस ही इस्तेमाल करना है, वरना आप किसी भी ग्राहक का पैसा निकाल नहीं पाएंगे। इसके अलावा जो ईपीएस ट्रांजेक्शन का टाइम है वो भी अब इसमें हमें लिमिट बांध दी गई। यानी कि अगर आपको ईपीएस के ट्रांजेक्शन इस्तेमाल करने हैं तो इसका जो टाइम लिमिट है वो सुबह 7 बजे से तो रात के 10 बजे तक ही आप ईपीएस का इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप
सुबह 7 के पहले और रात को 10 के बाद किसी भी EPS ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट नियम है, जिसके बारे में मैं अपने हर वीडियो में आपसे बात करता हूँ, कि आपको हर एक ट्रांजेक्शन के लिए रजिस्टर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको चार्जबैक का सामना करना पड़ सकता है। तो अब आप लोग कहेंगे कि इससे EPS संचालक का क्या नुकसान है। तो आज हम अब मैं आता हूँ मेन पॉइंट पर। तो अगर किसी ग्राहक का जनधन खाता है दोस्तों, और वो आपके पास आ रहा है एक ही बार विड्रॉल करने, तो फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? मतलब आपका बिज़नेस पहले जितना ज़्यादा था, अब उससे लगभग 40 से 50% आपका बिज़नेस हो गया, उसके ऊपर आपका बिज़नेस नहीं रहा है। पहले अगर आप एक दिन में मान लो 50,000 का विड्रॉल करते थे, तो अब आपके जो विड्रॉल है वो मान लीजिए 20 से 30,000 पर ही आ गए। मतलब कम से कम आपका बिज़नेस 40 से 50% तक आपका आ चुका है, और आपका 50 से 60% जो बिज़नेस है वो घट चुका है। इसके बाद स्टेट बैंक के जो ग्राहक है वो भी अब हमारे पास कम हो चुके हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक के ग्राहक तो पहले से ही हमारे पास आ ही नहीं रहे हैं। इसके अलावा ATM के जो ग्राहक लेके आ रहे थे हमारे पास, अब वो भी बंद हो चुके हैं, क्योंकि जब से UPI आया है दोस्तों, तब से हमारे पास ATM के ग्राहक आना ही बंद हो चुके हैं। और जो भी इक्का दुक्का ग्राहक आते हैं, अब इस नियम के बाद वो भी आना बंद हो जाएंगे। इसके बाद चलिए 30 जून के बाद में जो L0 डिवाइस है, उसके अपडेट तो हमें काफ़ी पहले ही मिल चुका है, जनवरी महीने में, तो इसलिए अब उस पर हमें कोई बात नहीं करनी है। लेकिन जो ये नियम आया है 24 घंटे में एक बार का, उससे हमें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास ग्राहक नहीं आएंगे। और 2 से 3 महीनों बाद जिन भी रिटेलर को भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है कि भाई हमारे पास तो भी ग्राहक रेगुलर आ रहा है, लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई ग्राहक आपके पास आता है कि 1000 विड्रॉ करना आपने कर दिया, और उसके बाद में आता है कि मैं 5000 विड्रॉ करने, फिर आप क्या करेंगे? तो आपका नुकसान होगा। अब आप सिर्फ 1 और 2000 रुपये के विड्रॉ और मनी ट्रांसफ़र के लिए अगर काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये बिज़नेस अब मतलब आप कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप 1000 रुपये का DMT करते हैं, तो आपको उसमें एक भी रुपये का कमीशन नहीं बचता है। पहली बात तो 1000 रुपये पर आपको 6.5 रुपये, मतलब आपको 4 रुपये का जो है वो आपको वेरिफिकेशन का चार्ज लग जाता है। और इसके बाद में TMT जब आप करते हैं, तो आपको वहाँ पर भी लगभग कोई पोर्टल आपसे 1000 रुपये के लिए 6.5 रुपये चार्ज करता है। कोई कंपनी आपसे 6 रुपये करती है, तो कोई कंपनी आपसे 7 रुपये भी चार्ज करती है। तो ऐसे में हमारा उसमें 1000 रुपये के DMT में हमारा एक भी रुपये का प्रॉफिट नहीं होता है। फिर भी हमारे पास जो ग्राहक आता है, हमें उसे संभालना है। इस वजह से हम लोग उसका एक काम कर देते हैं कि चलिए इसमें हम पैसा नहीं कमाएंगे, लेकिन कभी बड़ा अमाउंट लेकर आएगा तो वहाँ पर हम 10-20 रुपये उससे कमा लेंगे। इसके अलावा अगर हम EPS की बात करें, और आपके पास अगर पूरे महीने में मात्र 20 और 30 हज़ार के, मतलब 1-1 हज़ार के ही कस्टमर आ रहे हैं, तो दिन भर में आप कैसे काम कर पाएंगे? क्योंकि हर कस्टमर का रजिस्टर मेंटेन करना, फिर 4 कस्टमर आते हैं तो 2 कस्टमर वापस भी चल जाते हैं आपके यहाँ पर भीड़ देखकर। तो ऐसे में अब हमारे लिए काम करना काफ़ी कठिन है। और इस बारे में मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ कि अब आप EPS और DMT के काम को कम ध्यान दीजिए, और आप किसी अन्य काम की ओर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कीजिए, जिससे कि आपकी आमदनी पहले की तरह नॉर्मल हो सके। या फिर अगर आप इसी काम के भरोसे बैठे, तो मैं यही कहूँगा कि बस आपका फिर काम हो गया, आपको भी फिर रोज़गार की लाइन में लगना पड़ेगा। तो चलिए, आपका आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।